बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपना फिजियो का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। कल हमने जो है ना वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स पढ़ा था। उसके बाद प्लेटलेट्स हमारा टॉपिक था। उसके बाद हमने कोएगुलेशंस के बारे में पढ़ा था कि कौन से फैक्टर जो कोएगुलेशन को इंक्रीज कर देते हैं और कौन से हमारे पास ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि कोएगुलेशंस को डिक्रीज कर देते हैं। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है अनीमिया। ठीक है। अनीमिया, आप सबको पता है कि अनीमिया का क्या मतलब होता है। कि अनीमिया का मतलब होता है कि हेमोग्लोबिन की ब्लड के अंदर डिफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम अनीमिया कहते हैं, या दूसरे लफ्जों में हम ये कहते हैं कि ब्लड की डिफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको हम अनीमिया कहते हैं। अनीमिया मीन्स डिफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड which can be caused by either too few red blood cells or too little hemoglobin in the cell। और ये किस वजह से होती है? या तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हीमोग्लोबिन क्या है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन्स होती है ना, बेसिकली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन्स होती है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है और बॉडी के तमाम पार्ट्स तक जो है ना उसको ट्रांसफर करती है आगे। तो अनीमिया का मतलब होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है, वो किस वजह से होती है? या तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, या जो हेमोग्लोबिन होती है वो सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा कम हो जाती है। दो रीजन की वजह से हो सकती है। ठीक है। तो अनीमिया का मतलब होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ होमियोग्लोबिन इन द ब्लड। होमियोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन्स होती है जो कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को जो कैरी करके बॉडी के तमाम पार्ट की तरफ भेजती है। तो अनीमिया के अंदर जो होमियोग्लोबिन होती है, जो एचबी होती है, वो ब्लड के अंदर कम हो जाती है। किस वजह से होती है? एक तो ये कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स वो बहुत कम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। या दूसरी ये होता है कि 2 लीटर हेमोग्लोबिन इन सेल्स, या जो सेल्स होते हैं ना उसके अंदर हेमोग्लोबिन ही बहुत कम होती है। तो इसकी वजह से ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन की डिफिशिएंसी हो जाती है, जिसको अनीमिया कहते हैं। सम टाइप ऑफ द अनीमिया एंड देयर फिजियोलॉजिकल केसेस आर द फ्लोइंग। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास ये है कि कुछ जो है ना हमारे पास एनीमिया की कौन सी टाइप्स होती हैं और उसकी वजह से क्या फिजियोलॉजिकल जो है ना कॉजेज हो सकती है, हम उसको डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। अनीमिया इज क्लासिफाइड बाय टू मेथड। एक होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। सेकंड है एटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी साइज, उनका कलर, उनकी शेप वगैरह, यानी कि उनकी मॉर्फोलॉजिकल, उनकी शक्ल सूरत, उनका साइज उसमें आ जाएगा, उनका कलर आ जाएगा, उसकी बेस के ऊपर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। सेकंड हम कहते हैं कि एटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एटोलॉजी का मतलब है कौन सी कॉजेज है, किसकी वजह से, ठीक है, वो कौन सी वजूहत हैं, वो कौन सी कॉजेज है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, जिसकी वजह से अनीमिया हो गया है। तो फर्स्ट हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड कलर ऑफ आरबीसी। वही बात है, यानी कि आरबीसी की साइज और कलर के ऊपर डिपेंड करती है जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है। बाय दिस मेथड अनीमिया इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। अब इस मेथड की बेस पे जिस हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि इसके अंदर जो जो क्लासिफिकेशन होती है ना वो आरबीसी के ऊपर डिपेंड करती है, उनके साइज और उनके कलर के ऊपर। अनीमिया को इस मेथड के जरिए हम 4 टाइप्स में जो है ना उसको क्लासिफाइड करते हैं। पहला है कि नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। ठीक है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। सेकंड है मैक्रो मैक्रो MACRO मैक्रोसाइटिक जो होती है नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। थर्ड है मैक्रोसाइटिक हेपोक्रोमिक अनीमिया। माइक्रोसाइटिक MICRO मैक्रो हेपोक्रोमिक अनीमिया। हम इसमें बारी बारी डिटेल में देखते हैं कि ये किस तरह है। पहले हम देखते हैं कि नॉर्मोसाइटिक, ठीक है, नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। इन दिस टाइप ऑफ अनीमिया द साइज एंड कलर ऑफ, नाम से शो ना नॉर्मोसाइटिक का मतलब होता है कि जो साइज एंड कलर होता है रेड ब्लड सेल का वो नॉर्मल है। नॉर्मोसाइटिक यानी कि सेल का जो साइज और कलर है आरबीसी का वो नॉर्मल है, बट द नंबर ऑफ सेल इज लेस। लेकिन नॉर्मोक्रोमिक नंबर ऑफ द सेल लेस होता है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक का मतलब है कि आरबीसीज हैं जो उनका साइज और कलर तो नॉर्मल है, लेकिन नंबर ऑफ आरबीसीज जो है ना वो लेस है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसको हम नॉर्मो जो है ना साइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया कहते हैं। सेकंड हमारे पास है मैक्रोसाइटिक। मैक्रोसाइटिक इस तरह नाम से शो है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बड़ा, यानी कि आरबीसी जो है ना लार्ज होते हैं विद नॉर्मल कलर। ठीक है। उसके बाद है नॉर्मोक्रोमिक का मतलब है लेकिन उनका काउंट कम है, यानी कि नंबर कम है।
उनका साइज और कलर, अब साइज लार्ज है, मैक्रोसाइटिक यानी कि सेल का साइज लार्ज है बट नॉर्मल कलर है। नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया का मतलब है कि लेकिन लेस है आरबीसीज का नंबर। वही बात है, मैक्रोसाइटिक का मतलब है कि सेल्स का साइज लार्ज हो गया है, आरबीसी जो है ना उनका लार्ज साइज हो गया है, और उनका लेकिन काउंट फिर भी कम है, उनका नंबर फिर भी कम है। उसके बाद है मैक्रोसाइटिक हैपोक्रोमिक अनीमिया। इन दिस टाइप ऑफ अनीमिया, अब मैक्रोसाइटिक का वही मतलब है ना कि लार्ज है, आरबीसी लार्ज इन साइज है, बट हैपो का मतलब होता है कम होना। हैपोक्रोमिक का मतलब है लेस कलर्ड है, हैपोक्रोमिक कहते हैं कलर को, ठीक है। क्रोमिक का मतलब होता है कलर, हैपो का मतलब होता है कम। हैपोक्रोमिक उनका कलर लेस है, लेस कलर्ड है उनका, लेकिन आरबीसी जो है ना लार्ज इन साइज है। मैक्रोसाइटिक का मतलब होता है कि लार्ज इन साइज, हैपो का मतलब होता है कम, क्रोमिक का मतलब होता है कलर। तो मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया यानी कि इन दिस टाइप ऑफ अनीमिया के अंदर आरबीसीज लार्ज इन साइज है बट लेस इन कलर है, हाइपोक्रोमिक यानी कि लेस इन कलर। उसके बाद हमारे पास जो चौथी टाइप है उसमें है मैक्रोसाइटिक। अब मैक्रो का मतलब होता है MICRO, मैक्रो का मतलब होता है स्मॉलर। अब स्मॉलर क्या है, साइज है, हाइपोक्रोमिक, और उनका कलर भी लेस है, यानी कि उनका साइज भी कम है, स्मॉलर है साइज के अंदर, मैक्रोसाइटिक स्मॉलर इन साइज एंड हाइपोक्रोमिक लेस इन कलर। उस नाम से आप उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैक्रो का आपको पता है ना छोटा होता है, हाइपोक्रोमिक का मतलब होता है, ठीक है, मैक्रो का मतलब होता है छोटा, साइटिक का मतलब होता है साइज, साइज में छोटे हैं। उनका हैपो का मतलब होता है लेस है, क्रोमिक उनका कलर लेस कलर है, और MACRO मैक्रो का मतलब होता है लार्ज इन साइज है, हैपोक्रोमिक कम उनका कलर है। तो आप उनके नाम से उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है एटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहले हमने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी है ना कि इनके साइज और कलर की बेस के ऊपर हमने उसको फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया था। अब हम देखते हैं एटोलॉजिकल जो है ना क्लासिफिकेशन क्या होती है। ऑन द बेसिस ऑफ एटोलॉजी, एटोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ ओरिजिन या कॉज, यानी कि कौन सी वजह है, कौन सी ओरिजिन है, कौन सी कॉज है जिसकी वजह से हम इसको क्लासिफाई कर दें। अनीमिया को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहली है हेमरेज, हेमरेजिक अनीमिया, ठीक है, जैसे नाम से जहर है, यानी कि इसमें हेमरेज हो जाता है, रिपर्चर हो जाती है, जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं जिसकी वजह से ब्लड कम हो जाता है। अब ये जो हेमरेज अनीमिया होती है जिसको हम हेमरेजिक अनीमिया कहते हैं, ये फर्दर 2 टाइप्स की होती है, एक इसमें अक्यूट हेमरेज भी हो सकता है, क्रोनिक हेमरेज भी होता है। उसके बाद है हेमोलाइटिक अनीमिया, नाम से श्योर है, हेमोलाइटिक का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन हो चुकी होती है जिसकी वजह से कमी हो जाती है ब्लड की। इसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक इंट्रिंसिक भी हो सकता है, सेल्स के अंदर जो होती है बॉडी के अंदर, यानी कि सेल्स या सेल्स के अंदर हेमोलाइटिक अनीमिया हो जाती है, एक्सट्रिंसिक भी हो जाती है, हम इनको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हेमोलाइटिक अनीमिया भी फर्दर 2 टाइप्स की है, इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक अनीमिया और सेकेंड है एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक अनीमिया। उसके बाद है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया, यानी कि डाइट जो हम ले रहे हैं उसके अंदर हम इस तरह की डाइट ही नहीं ले रहे जो कि हमारे ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन को पूरा कर सके, हमारे ब्लड सेल्स के काउंट को पूरा कर सके। मिसाल के तौर पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है जिसमें आयरन की कमी हो जाती है ना, हम इस तरह की डाइट ही नहीं ले रहे होते जिसमें आयरन हो। प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाती है, प्रोटीन्स की कमी होती है हमारी डाइट के अंदर। उसके बाद परनीशियस अनीमिया हो जाती है। उसके बाद मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, इन सब की हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कौन सी होती है, परनीशियस अनीमिया क्या होती है, ठीक है, ये भी डाइट की कमी की वजह से होती है। उसके बाद है मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, इसमें सेल्स का साइज बड़ा हो जाता है। उसके बाद है ए प्लास्टिक अनीमिया, ठीक है, इसमें यानी कि ए प्लास्टिक होते हैं मुख्तलिफ, इसमें सेल्स का शेप वगैरह चेंज हो जाती है सारा। अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज की वजह से हमारे रेड ब्लड सेल्स का काउंट वैसे ही कम हो जाता है, हचवी हमारी कम हो जाती है, तो अनीमिया काज करती है। हम इन सबको बारी बारी डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हेमरेज अनीमिया क्या होती है। हेमरेज रेफर्स टू एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड, हेमरेज नाम से श्योर ना आपको पता है, जब रिपर्चर हो जाती है, फट जाती है ब्लड सेल, तो एक्सेसिव लॉस हो जाता है ब्लड का, उसकी वजह से उसको हम हेमरेज कहते हैं। अनीमिया ड्यू टू हेमरेज इज नॉन एज हेमरेजिक अनीमिया। इट ओकर बोथ इन एक्यूट एंड क्रोनिक हेमरेज कंडीशंस में होती है, ठीक है। अगर अनीमिया हेमरेज की वजह से हो जाती है तो हम उसको हेमरेज अनीमिया कहते हैं। इसमें अक्यूट होती है और क्रोनिक। फर्स्ट हम देखते हैं कि अक्यूट हेमरेज क्या होती है। इट रेफर टू सडन लॉस ऑफ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ द ब्लड एज इन द केस ऑफ एक्सीडेंट। जिस तरह फर्ज करो कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो फौरी तौर पर हेमरेज हो जाता है, किसी का ब्लड वेसल्स फट जाती हैं, इस तरह की इंजरी हो जाती है कि वहां से अचानक बहुत ज्यादा ब्लड का जो है ना लॉस हो जाता है,
तो इस चीज को हम कहते हैं कि अक्यूट होती है, यानी कि फौरी तौर पर सडन लॉस ऑफ द ब्लड हो जाता है किसी एक्सीडेंट के केस के अंदर। डिक्रीज आरबीसीज काउंट के, अब इसमें आरबीसीज कम हो जाएगा ना, इतना ज्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है कि आरबीसीज कम हो गए हैं, उसकी वजह से हेपेक्सिया हो जाता है। हेपेक्सिया कहते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है तो उसको हम हेपेक्सिया कहते हैं। जब आरबीसीज जहरी सी बातें खत्म हो जाएंगे तो एचबी की भी कमी होगी। एचबी के अंदर तो बेसिकली ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन्स होती है ना, तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी जिसको हम हेपेक्सिया कहते हैं। वो स्टिमुलेट कर देती है बोन मैरो को टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ द आरबीसी। अब हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है ना कि दो तरह के मैकेनिज्म हो रहती है, जिस चीज की कमी होती है ना उसके साथ साथ बैकअप में फौरी तौर पर दूसरे सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं उस कमी को पूरा करने के लिए। अब जैसे ही आरबीसी कम होते हैं तो उसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है, लेक ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन की कमी होती है तो फौरी तौर पर हमारी बॉडी के अंदर बोन मैरो स्टिमुलेट हो जाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आरबीसी प्रोड्यूस कर सके। दिस कंडीशन इज करेक्टेड विद इन 4 to 6 वीक के अंदर इस कंडीशन कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट एक्सीडेंट के बाद बच भी जाता है तो उसके बोन मैरो जो है ना वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आरबीसी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, आरबीसी जब ज्यादा होंगे जाहिर सी बात है तो फिर नॉर्मल हो जाएगा एचबीबी, फिर हाइपोक्सिया की कंडीशन को भी कवर कर लिया जाएगा। और 4 to 6 वीक लगते हैं इस कंडीशन को कवर करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है क्रोनिक हेमरेज। इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ ब्लड इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब क्रोनिक जैसे नाम से शो है ना कि किसी भी डिजीज की वजह से लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर एक्सटर्नल या इंटरनल कोई ब्लीडिंग होती रहती है ना, उसकी वजह से फिर ब्लड का लॉस होता रहता है। जिस तरह पेप्टिक अल्सर के पेशेंट होते हैं ना तो उनको ब्लीडिंग होती रहती है क्रोनिक बेस के ऊपर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर, तो उसको हम क्रोनिक हेमरेज कहते हैं। इट ऑकर्स इन कंडीशंस लाइक पेप्टिक अल्सर। उसके बाद परप्यूरा। ठीक है, परप्यूरा क्या होता है कि स्किन के ऊपर बेसिकली ये रैशेस और पर्पल स्पॉट बन जाते हैं रेड कलर के या पर्पल कलर के हमारी स्किन के ऊपर। इंटरनल ब्लीडिंग फ्रॉम द ब्लड वेसल, जब छोटी छोटी ब्लड वेसल से इंटरनल ब्लीडिंग्स होती रहती है तो स्किन के ऊपर मुख्तलिफ स्पॉट्स बन जाती है, इसको हम परप्यूरा कहते हैं। उसके बाद हेमोफीलिया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हो जाते हैं जो होते हैं मेनोरेजिया, मेनोर्जिया हो जाता है। ठीक है, मेनोर्जिया क्या होता है कि मिनिस्ट्रल जो साइकिल्स होता है, जो पीरियड्स होती है वोमेन्स के अंदर, तो उसमें जो हैवी ब्लीडिंग होती है उसको जो होती है मेनर्जिया कहते हैं। पहले हम देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर, आपको पता है जो पेप्टिक जो अल्सर होता है, स्टमक अल्सर हो जाता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती रहती है, उसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। उसके बाद परप्यूरा क्या होता है, रैशेस ऑफ पर्पल स्पॉट ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर पर्पल कलर के स्पॉट बन जाते हैं। केस बाय इंटरनल ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल ब्लड वेसल, स्मॉल ब्लड वेसल से किसी भी बीमारी की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से स्किन के ऊपर पर्पल कलर के स्पॉट बन जाते हैं जिसको हम परप्यूरा कहते हैं। उसके बाद है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया मेडिकल कंडीशन है इन विच एबिलिटी ऑफ ब्लड टू क्लॉट इज सुवेयर रिड्यूस। अब जो कि ब्लड जब हमें कोई कट लगता है, जख्म लगता है तो हमारी ब्लीडिंग होती है, लेकिन फौरी तौर पर वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो उस जख्म को कवर कर लेते हैं। लेकिन हेमोफीलिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिन लोगों को ये हेमोफीलिया की बीमारी होती है तो उसके अंदर जो ब्लड क्लॉट बनाते हैं तो वो उनके अंदर एबिलिटी कम होती है, उनके ब्लड के अंदर ये एबिलिटी रिड्यूस हो जाए, वो क्लॉट बना सके, केजिंग द सफर टू ब्लड स्वेरली फ्रॉम इवन ए स्लाइट इंजरी। तो उन लोगों को ये होता है कि इवन उनको छोटा सा भी कोई कट वगैरह आता है, कि उनको स्मॉल इंजरी, कोई जख्म वगैरह आ जाता है तो वहां से मुसलसल ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, तो उनको ब्लीडिंग जो है ना रोकना मुश्किल होती है, वहां पे उनको क्लॉटिंग की एबिलिटी उनके ब्लड के अंदर कम होती है, तो इस कंडीशन को हम हेमोफीलिया कहते हैं। उसके बाद है मेनर्जिया। मेनर्जिया जो होती है इज एबनॉर्मल हैवी ब्लीडिंग एट मेंस्ट्रुएशंस इन वोमेन्स। ठीक है, वोमेन्स में पीरियड के दौरान हैवी ब्लीडिंग होती है, इसको हम मेनर्जिया कहते हैं। हमारे पास जो सेकंड हमारे पास टाइप है हेमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, नाम से शो है हेमोलाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। हेमोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन हो जाना, ब्रेकडाउन हो जाना। हेमो का मतलब होता है आरबीसी जिनके सेल्स में ब्लड सेल्स होते हैं, तो हेमोलाइसिस में डिस्ट्रक्शन हो जाती है ऑफ आरबीसीज की। एनीमिया इज ड्यू, अब जब आरबीसीज की जाहिर सी बात है डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो आरबीसीज नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन एचबी की भी कमी हो जाएगी जिसकी वजह से अनीमिया की सिम्टम शो हो जाती है। अनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव हेमोलाइसिस which is not compensated by the increased RBC production is called hemolytic anemia। अब इसमें क्योंकि आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो जाती है ना तो इतना ज्यादा एक्सेसिव जो होती है हेमोलाइसिस हो जाती है कि इसको जो है ना आरबीसी की नॉर्मल प्रोडक्शन से कंपनसेट नहीं किया जाता, तो हम इसको हेमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं।
या आप ये भी कह सकते हैं कि हेमोलिटिक एनीमिया occur when the bone marrow is unable to replace the red blood cells that are being destroyed। तो अब जब रेड ब्लड सेल्स हमने ऊपर वाले टैब्स में पढ़ा था कि जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसी इंजरी की वजह से, तो फौरी तौर पर बोन मैरो जो है ना वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, वो एक्टिव हो जाते हैं तो नए आरबीसी को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन हेमो जो लेटिक एनीमिया होते हैं, इतना सीवियर कंडीशंस होती है कि इसके अंदर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब बोन मैरो भी अनेबल होते हैं कि वो नए आरबीसी को बना सके जो कि डिस्ट्रॉय हो जाके उनकी जगह के ऊपर। अब इसकी फर्दर थ्री टाइप्स है, इसकी फर्दर टू टाइप्स है। एक है इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया, सेकंड हमारे पास है एक्सट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया। पहले हम देखते हैं कि इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है, ये किस वजह से होता है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज ड्यू टू ए डिफेक्ट विद इन द रेड ब्लड सेल्स देमसेल्फ। उसके नाम से इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल, अंदर। अब इसमें जो आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है वो बेसिकली रेड ब्लड सेल्स के अपने अंदर किसी डिफेक्ट की वजह से होती है। यानी कि आरबीसी जो बनते हैं ना उनके अंदर अपना ही कोई उनको इस तरह का डिफेक्ट होता है, कोई डिजीज होती है जो फौरी तौर पर खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसको हम इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया इज ऑफन, ठीक है, तो इसको हम इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया इज ऑफन इनहेरिटेड सच एज सिकल सेल एनीमिया। यानी कि ये क्या होती है, विरासती तौर पे होती है, पैदाइशी ये बीमारी होती है, जीन्स टू जीन्स ट्रांसफर होती है। अगर फैमिली में किसी को ये डिजीज होती है तो दूसरे लोगों के अंदर भी बाय जीन्स ट्रांसफर हो जाती है। तो इनहेरिटेड यानी कि विरासती होती है, ये पैदाइशी होती है। जैसे सिकल सेल एनीमिया के अंदर सेल्स के अंदर ही कोई डिफेक्ट होता है तो पैदाइशी तौर पर जो बच्चा है उनके अंदर रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। These condition produce red blood cells that do not live as long as normal red blood cells। ये सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट की बीमारी होती है, उनके अंदर जो रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होती है वो जिंदा ही नहीं रह सकते। उनके अंदर ऐसी डिफेक्ट होता है कि वो प्रोड्यूस होते हैं, साथ ही उनकी डिस्ट्रक्शन होती है। जिस तरह नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स जिंदा रहती है वो जिंदा नहीं रह सकते। अब सिकल सेल एनीमिया क्या होती है। सिकल सेल एनीमिया इज ए डिजीज इन विच योर बॉडी प्रोड्यूस एबनॉर्मल शेप रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी होती है जिसमें हमारी बॉडी आरबीसी प्रोड्यूस तो करती है लेकिन एबनॉर्मल शेप के होते हैं, एबनॉर्मल कलर्स के होते हैं, फौरी तौर पर खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब इसका नाम से ये है कि ये सेल ना सिकल की तरह होते हैं, ठीक है, क्रेसेंट या सिकल की तरह होते हैं, तो इसको हम सिकल सेल कहते हैं। दे डज नॉट लास्ट एज लॉन्ग एज नॉर्मल राउंडेड रेड ब्लड सेल। वैसे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना राउंड कलर रेड ब्लड सेल शेप के होते हैं, तो वो लॉन्ग टाइम के ऊपर 120 का हमने पढ़ा था ना डेज का उनका लाइफ स्पैन होता है वो उसके बाद। लेकिन ये वाले जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं एक तो इनकी शेप जो है ना वो सिकल की तरह होती है इसीलिए इनको सिकल सेल्स कहते हैं, और दूसरा ये नॉर्मल सेल्स की तरह जिस तरह राउंडेड रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये जिंदा भी नहीं रह सकते। दिस लीड टू अनीमिया, इसी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड की कमी हो जाती है, एचबी की कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से अनीमिया हो जाती है। सिकल सेल्स आल्सो गेट स्टक इन ब्लड वेसल्स ब्लॉकिंग द ब्लड फ्लो। और सेकंड ये क्या करते हैं, ये सिकल सेल्स इसकी शेप इरेगुलर होती है, इतनी बड़े होते हैं कि जो ब्लड सेल्स वेसल्स होती है हमारी ब्लड वेसल्स उनके अंदर स्टक कर जाते हैं, जाके वहां पे फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड की फ्लो को भी ब्लॉक कर देते हैं। इस वजह से पेन होता है और ऑर्गन डैमेज हो जाता है। ठीक है, जब ब्लड का फ्लो नहीं होगा उसके अंदर क्लॉट बन जाएगा, ये सेल जाके वहां पे स्टक हो जाएंगे, तो वहां पे पेन हो जाएगा, और जिस ऑर्गन के अंदर ये जाके वेसल्स के अंदर स्टक कर जाते हैं तो वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो इसको इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया हमने पढ़ा था कि सेल्स रेड ब्लड सेल्स के अपने अंदर ही कोई डिफेक्ट होता है, वो जिंदा ही नहीं रह सकते, जैसे ही प्रोड्यूस होते हैं साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सेकंड हम इसके अंदर देखते हैं एक्सट्रिंसिक अनीमिया। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस हेल्दी बट आर लेटर डिस्ट्रॉय बाय एक्सटर्नल फैक्टर। अब इसमें क्या होता है, जैसे नाम से क्या होता है, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है किसी एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आरबीसी रिड्यूस हो जाते हैं। अब इसमें यह होता है कि रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस तो हेल्दी होते हैं, ठीक है, जब वो प्रोड्यूस होते हैं वो हेल्दी सेल्स होते हैं, लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर सच एज एंटीबॉडीज की वजह से, ठीक है, एंटीबॉडीज इस तरह की होती है कि वो रेड ब्लड सेल्स को एंटीजन समझ के उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। एंटीबॉडीज कब प्रोड्यूस होती है, जब एंटीजन आता है ना तो उसके अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। लेकिन इस केस में ये होता है कि जो रेड ब्लड सेल को ही एंटीबॉडीज जो होती है वो एंटीजन के तौर पर लेती हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, या कोई केमिकल्स ऐसे बाहर की तरफ से हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं
ठीक है, जो हार्मफुल होते हैं जैसे कि जिंक है, ठीक है, आर्सेनिक है, लीड है, ये वाली सारी मुख्तलिफ जो है ना जहरीली केमिकल्स होते हैं, ये बॉडी के अंदर जाके हमारे रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। या कुछ ड्रग होते हैं, ठीक है, कुछ एंटीबायोटिक इस तरह से होती हैं, कुछ नार्कोटिक्स ड्रग्स वगैरह होते हैं, जो अगर पेशेंट ज्यादा टाइम के लिए लेता है, या कुछ इस तरह स्टमक एसिड को जो ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं, तो उनके कुछ साइड इफेक्ट भी इस तरह के होते हैं कि वो ड्रग अगर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पे दें तो वो जाके अंदर जो है ना हमारे रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आज के लेक्चर में इधर ही एंड कर रही हूँ, ठीक है। हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, ये आप लोग इसको समझ लें, और कल हम उसकी तीसरी टाइप जो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से नहीं हो जाते उसको डिस्कस करेंगे। ये मैं इधर ही क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। आज हमने दो टाइप्स पढ़ी थी। एक होती है हेमरेज, हमने पढ़ा था, जो कि जिसमें रपच्चर हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, यानी कि जो वेसल्स वगैरह होती हैं वो रपच्चर हो जाती हैं, वो फट जाती है, जिस वजह से ब्लड का लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, इसी वजह से एनीमिया हो जाती है, हम उसको हेमरेज कहते हैं। सेकंड हमने हेमोलिटिक पढ़ा था। हेमोलिटिक का मतलब होता है कि लेस हो जाती है, यानी कि डिस्ट्रक्शन हो जाती है रेड ब्लड सेल्स की। हमने इसकी फर्दर दो टाइप्स पढ़ी थी। कल हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से एनीमिया होता है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें, जिन बच्चों ने लेक्चर अटेंड किया है। ठीक है, मैं इसको इधर ही क्लोज कर रही हूँ, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं।